In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today, our topic is law relating to cost. So, Section 35 and 35A Code of Civil Procedure 1908 deals with law relating to costs. ठीक है, अब पहले तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कॉस्ट होता क्या है। कॉस्ट बेसिकली वो होता है वो रकम वो फाइन या फाइन तो खैर नहीं, हम इसे कहेंगे कॉस्ट कहते हैं हम, क्योंकि ये पार्टी को दी जाती है, फाइन जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। अब बात ये हो रही है कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है कोर्ट से। कितनी कॉस्ट पे करनी है ये हमारे जो जज साहिबान है वो इस बात का फैसला करती हैं। जब भी कोई कोर्ट इंस्टीट्यूट करवाया जाता है उसके साथ पार्टी खुद भी कोशिश करती है कि उसको उसकी कॉस्ट जो है वो रिटर्न कर दी जाए, यानी कि कोर्ट फी लॉयर की जो फीस होती है वो रिटर्न कर दी जाए। जबकि जज साहिबान वो खुद से भी अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए कॉस्ट जो है वो दे सकती हैं विनिंग पार्टी को, और ये मोस्टली विनिंग पार्टी को दी जाती है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है, लेकिन इसमें जो बात ये देखी जाती है वो विनिंग पार्टी को दी जाती है। और उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि जो जज साहब हैं वो ये भी देखते हैं कि ये कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली हम ये देखते हैं ना कि जज की कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसके अकॉर्डिंग केस जो है वो कोर्ट में डिसाइड किया जाता है। अब ये पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन जो होती है कोर्ट की उसके अकॉर्डिंग तो हम बात करेंगे कि उसने उससे ज़्यादा भी वो कॉस्ट का ऑर्डर दे सकती है। क्यों दे सकती है? क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, केस जो है उस कोर्ट में चल रहा है, तो ये कोर्ट की पेकुनियरी जुरिस्डिक्शन पे डिपेंड नहीं करती हमारी कॉस्ट। ठीक है, उसके आगे कंपनसेशन है। तो ये 35 और 35 ये दो चीज़ें, कंपनसेशन है कॉस्ट है। तो हमने कॉस्ट को पहले डिस्कस करना है, उसके बाद हमने कंपनसेटरी कॉस्ट को डिस्कस करना है। तो कंपनसेटरी डिस्कस मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, उसके बाद हम उससे पहले हम 35 यानी कॉस्ट को डिस्कस कर लें पहले। ठीक है, तो ये देख लें कि दीज सेक्शंस डील्स विद द अवार्ड ऑफ कॉस्ट इन सिविल प्रोसीडिंग्स। सिविल प्रोसीडिंग में कॉस्ट को अवार्ड दिया जाता है, मीनिंग द एक्सपेंस इनकर्ड इन द लिटिगेशन, जो कि एक्सपेंस आए हुए हैं हमारी लिटिगेशन पे, जो हमने केस फाइल किया उसके ऊपर जो भी एक्सपेंस है वो इनकर्ड हुए हैं उस पर जो कॉस्ट आती है वो रिटर्न कर दी जाती है टू द विनिंग पार्टी, सच एज अ कोर्ट फीस, जैसे कि इसमें शामिल है कोर्ट फीस वगैरह, लॉयर्स फीस वगैरह, एंड अदर रिलेटेड चार्जेस, और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं प्रिंटिंग वगैरह पर लग जाते हैं या कुछ अदर, तो वो सब कुछ इंक्लूड करके कॉस्ट पे की जाती है। अच्छा, तो बात करें ना, मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू कंपनसेट द सक्सेसफुल पार्टी एंड डिस्करेज द फेयरलेस एंड वेक्सिशियस लिटिगेशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सक्सेसफुल पार्टी है उसको डिस्करेज उसको इस बात का ही कहना है कि आप राइट पर थी और आपको राइट दिया गया और उसके साथ आपकी कॉस्ट भी रिटर्न कर दी गई, और डिस्करेज कर दिया जाता है वो पार्टी को जो कि हमारे गलत बयानी करती है कोर्ट के साथ। ठीक है, तो इस वजह से कोर्ट जो है वो समटाइम ऐसा डिसीजन लेती है जो इसमें वो कॉस्ट इंक्लूड कर देती है। तो अगर मैं बात करूँ, हम पार्टीज़ खुद भी एप्लीकेशन में ये बात मेंशन करते हैं कि हमें कॉस्ट रिटर्न करवाई जाए, लेकिन समटाइम जो जज साहिबान है वो अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए भी ये ऑर्डर करते हैं कि कॉस्ट जो है वो रिटर्न की जाए टू द विनिंग पार्टी। अगर मैं सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट कंडीशन लिटिगेशन लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड टू प्रोविजन फॉर द लॉ टाइम बीइंग इन्फोर्स, ये कॉस्ट जो पे करनी है ना इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि हमारे लॉ में प्रिस्क्राइब होती हैं, या फिर वो जो मौजूदा दौर में चल रही है उसके हिसाब से कॉस्ट दी जाती है। अ पार्टी ऑफ एनी प्रोसीडिंग शैल बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल ऑर्डर, ये कब की जाती है? या तो ये तब की जाएगी जब जो फाइनल ऑर्डर दे दिया जाएगा तब, जजमेंट और डिक्री जो पास हो गई, फाइल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, or detail in the actual cost litigations including but not limited to the court fee, stamp fee, paid fee, or the counsel and other ancillary and the incidental expenses thereof। नहीं कहने के बाद वही बात आ गई कि इसमें वो स्टैम्प फीस वगैरह जो भी फीसेस वगैरह हैं वो भी इंक्लूड कर सकती है, और अगर चाहे तो वो ना भी करे तो वो मैसे नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट में यही चीज़ शामिल होती है कि आपने जो लिटिगेशन फ़ीस दी है, कोर्ट फीस दी है, स्टैम्प फी दी है, इन सबको डाल के हमारी जो कॉस्ट बनती है।
आगे द कोर्ट शैल अवार्ड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन अंडर क्लॉज 1 टू द सक्सेसफुल पार्टी विद द मार्कअप टू द एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट पर एनम as notified by the State Bank of the time passing the order to judgment or decree। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारी कोर्ट है वो जो लिटिगेशन के दौरान पार्टी जो है मार्कअप एक्सीडिंग चल रहा है हमारे स्टेट बैंक ऑफ में जितना इंटरेस्ट लिया जा रहा है उसके हिसाब से भी वो डिसाइड कर सकती है कि कितनी कॉस्ट उन्होंने दूसरी पार्टी को यानी कि विनिंग पार्टी को लेकर देनी है। ओके, तो मार्कअप लेस से भी चेक कर लिया जाता है। और उसके अलावा द कोस्ट्स आर द दूस मेंशन इन द क्लॉज शैल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट अपनी मर्जी से भी ये कोस्ट जो है वो डिसाइड कर सकती है, इस पर कोई बार नहीं है। The court shall have full power to determine out of the property such cost to be paid and recovered and give all the necessary directions for the purpose of aforesaid। इसका मतलब ये है कि ताकि आने वाले जो हमारे पार्टी ने जो डिसाइड कर दिया है उसको इतनी उन्होंने कॉस्ट पे करनी है कि ताकि वो नेक्स्ट जो है वो कोई अगेन ऐसी सूट जो है वो सूट ना करवा सकें। तो इस वजह से रिकवरी के लिए जो कोर्ट है वो कुछ भी ऑर्डर कर सकती है। द फैक्ट द कोर्ट हैज़ नो जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी इन बार एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर कोर्ट के ऊपर कोई बार नहीं है कि वो उसने जितनी जुरिडिक्शन है उतनी कॉस्ट देंगे, नहीं, वो जितना चाहे ऑर्डर कर सकती है, इस पर कोर्ट की कोई बार नहीं है। तो वो ऑर्डर कर सकती है कॉस्ट के लिए विनिंग पार्टी को भी, और जो हमारी पार्टी नहीं भी जीती उसको भी कॉस्ट देने का कह सकती है। इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ओके, आगे एडजर्नमेंट्स कॉस्ट को अगर मैं देखूँ तो इफ़ नो डेट फिक्स फॉर द हेयरिंग इन द प्रोसीडिंग, अगर प्रोसीडिंग के अंदर कोई भी डेट फिक्स नहीं है हेयरिंग के लिए, अ पार्टी टू प्रोसीडिंग्स और अ पर्सन डिस्पायर सर्विसेज नोटिस फेल टू अपीयर और कंप्लाई विद एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ द कोर्ट or any other law for the time being enforced, seek adjournment for the purpose the court shall the sufficient cause and reason to be recovered grant such adjournment to the condition such party a person shall pay to the other party the cost of the judgment shall not be less than 5,000 rupees per adjournment for the higher amounts as may be prescribed for the time to time। बात वही आ गई कि अब जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, कोर्ट ने ये एडजस्ट कर दिया है कि इसको पे की जाए, एक पार्टी को ऑर्डर दिया गया वो वापस नहीं आई, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, उसकी कह ले कि डिग्री उसके हक में पास हो गई। तो जब पास हो गई तो उसकी सफिशिएंट कोज उसको बतानी पड़ेगी कि उसने किस लिए उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। और उसके अलावा एक सिक एडजमेंट वो है, उसका पर्पज़ ये होता है कि उसके 5,000 रुपीज़ तक उसे पर अर्जेंट उसे फाइन कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी पार्टी को दी जाती है कॉस्ट, प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड द जजमेंट बीइंग साउट इन द अकाउंट ऑफ द अनअवॉइडेबल रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल द पार्टी कंसर्न विच इज रीजनेबल द रिकॉर्डेड टू बाय द कोर्ट में ग्रांट एडजमेंट विदाउट द इम्पोजिंग एडजस्टमेंट्स कोर्ट। तो क्या करती है, अगर कोर्ट को लगता है कि रीज़नेबल जिसकी वजह से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो वो क्या करती है, कोर्ट में ग्रांट एडजमेंट, तो उसे वो एडजमेंट कोर्ट को रिटर्न करवा सकती है। ठीक है, अगर आप कि रीज़नेबल थी तो वो एडजमेंट कोर्ट को इंक्लूड नहीं करती। Provided that further if the court finds that there is a tendency of seeking repeated adjournments any party on such ground the court may not grant adjournment imposing the adjournment cost or the court may be deemed fit। तो ये बात की जाती है अगर उसकी जो रीजंस है वो ग्राउंड्स उसने दिए हैं आके कि मैंने क्यों रिस्पॉन्स नहीं किया या मैंने क्यों पार्टी का रिस्पॉन्स केस को फेस नहीं किया, अगर उसको लगता है कि उसकी ग्राउंड जो है वो रीज़नेबल नहीं है तो वो एडजमेंट कॉस्ट को इंक्लूड रहने देगी। ठीक है, तो मजारी बात को ये हम एडजमेंट कोस्ट की बात कर रहे हैं। एडजमेंट कोस्ट उस वक्त दी जाती है जब वो उन्हें नोटिस किया जाता है सर्विस के ज़रिए, सर्विस उस पर दी जाती है, सर्विस नोटिस देने के बाद भी अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो एडजमेंट कोस्ट उस पर लगा दी जाती है। जो एडजमेंट कोर्ट है उसको फिर थोड़ा उसके पास राइट होता है कि वो क्या करे कि अपील करे या एप्लीकेशन दे कि उसे अपने ग्राउंड्स बताए ताकि एडजमेंट कोस्ट को निकाला जा सके। अगर एडजमेंट कोस्ट जो है
अगर ये एडजमेंट कॉस्ट आ गई केस में तो इसका मतलब है कि आप उसकी एप्लीकेशन देके इसको रिमूव उसको कम तो करवा सकते हैं या ख़त्म करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो ग्राउंड रीज़नेबल नहीं है तो वो जो कोर्ट है वो वैसे ही रहेगी। तो पर एनम 5000 एडजमेंट कॉस्ट दी जाती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर स्पेशल कोस्ट की मैं बात करूं, इफ़ एनी प्रोसीडिंग द कोर्ट फाइंड्स दैट एनी एडवेंट ऑफ द पार्टी इज अ फॉल्स और वेक्सिशियस टू द नॉलेज ऑफ द सच पार्टी, द कोर्ट शैल अवार्ड स्पेशल कोस्ट टू द अपोजिट पार्टी अगेंस्ट होम सच एवर्ट हैज बीन मेड। कि ये बात हो रही है स्पेशल कोस्ट की। स्पेशल कोर्ट भी कोर्ट ग्रांट कर सकती है अगर वो फॉल्स वेक्सिशियस कुछ ऐसी ग्राउंड्स देता है जो कि अनरीज़नेबल है, ठीक है, वो गलत बयानी कर रहा है, कोर्ट को भुगलाने की कोशिश कर रहा है, कोर्ट अपनी जो केस है उस असल केस पे बात नहीं कर रहा, तो वो क्या कर सकती है, स्पेशल कोर्ट भी कर सकती है अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट भी। ठीक है, ये अपोजिट पार्टी की बात हो रही है, प्लेंटिव की बात हो रही है। अगर वो इन केस अगर ऐसा होता है कि जो हमारा प्लेंटिव है वही गलत बयानी कर रहा है, वही डिफेंडेंट के साथ गलत बयानी कर रहा है, तो फिर वो कोर्ट जो थी वो स्पेशल कोर्ट दे सकती है टू द डिफेंडेंट। तो जब उसको पता है कि मैं गलत बयानी कर रही हूँ, उसकी नॉलेज में है, द कोर्ट शैल अवार्ड स्पेशल कोर्ट टू द अपोजिट पार्टी अगेंस्ट होम सच एडवर्टमेंट हैज़ बीन मेड, जिसके अगेंस्ट जो केस बनाया गया है। अगेन द अमाउंट ऑफ एनी स्पेशल कोस्ट, जो स्पेशल कोस्ट होती है, कोस्ट की अमाउंट है अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन 1 शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट इन द सब्सिक्वेंट सूट फॉर द डैमेजेस और कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम और डिफेंस। ये इसलिए दी जाती है ताकि डिफेंस किया जा सके, जो हमारी अमाउंट है सूट फॉर डैमेजेस और कंपनसेशन फॉर्म की में ली जाती है, ये अमाउंट जो होती है स्पेशल कोस्ट, ये इसलिए दी जाती है ताकि जो उसने टाइम कोर्ट का टाइम जाए किया उसके लिए। ठीक है, ये स्पेशल कोस्ट अवार्ड की जाती है शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट सब्सिक्वेंट सूट, जो उसने पहले केस जो है वो इंस्टीट्यूट करवाया था फॉर द डैमेजेस, उसकी डैमेजेस के लिए कंपनसेशन के लिए ये क्लेम की जाती है टू डिफेंस। और डिफेंस के लिए ये कौन क्लेम करता है, ये हमारा डिफेंडेंट क्लेम करता है स्पेशल कोस्ट। एडजमेंट कोस्ट वो कोर्ट करती है, और उसके अलावा वो कोस्ट जो सिंपल कोस्ट वो होती है जो कोर्ट को डिसाइड करती है। अगर जनरल प्रोविजन की अगर मैं बात करूँ, द गवर्नमेंट शैल नॉट बी लायबल टू द कोस्ट अंडर द 35A एंड 35B। एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो लायबल नहीं होगी कोस्ट के लिए। ठीक है, जो भी कॉस्ट आपने लेनी है या देनी है, उसने किसे देनी है, उसने पार्टी को देनी है, चाहे वो प्लेंटिफ को दे चाहे वो डिफेंडेंट को दे। समझ आई? विनिंग पार्टी को देगी या फिर वो जो प्लेंटिफ है डिफेंडेंट है जिसके कसूर होगा उसको देगी, जिसका कसूर होगा उसे लेकर दूसरी पार्टी को देगी। सही। आगे इन सेक्शन 35, 35A एंड 35B द एक्सप्रेशन प्रोसीडिंग्स इंक्लूड सूट, अपील, रिव्यू, एग्जीक्यूशन और एनी प्रोसीडिंग्स एंड एनी अदर मैटर्स इंसिडेंटल देयर। इनके खिलाफ रिव्यू, एग्जीक्यूशन और एनी अदर प्रोसीडिंग्स मैटर जो हैं वो फाइल नहीं किए जा सकते। ये बात भी आपने याद रखनी है। कोस्ट अगर आपको दे दी गई है, कोस्ट का अगर डिसीजन हो गया तो आप रिव्यू अपील के लिए नहीं जा सकते। एक्सेप्शन ये कि 35 में आप जा सकते हैं, 35A जो हमारी है उस पर बात हो सकती है, अगर वो तब है। अभी हम 35A को डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम 35 को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कंपलसेटरी है। तो अभी हम कोस्ट को डिस्कस करें, इसके खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते, बस नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। आगे है 35 कोस्ट की मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट कंडीशंस एंड लिमिटेशन प्रिस्क्राइब कोस्ट शैल बी इन द कोर्ट शैल हैज़ अ फुल पावर टू डिटरमाइन, कोर्ट के पास ये पूरी पावर है कि वो मालूम करें। शैल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट जब वो डिस्क्रिप्शनरी पावर होगी कोर्ट की कि वो कोस्ट के लिए डिसीजन दे सके। आगे है कोर्ट डिटरमाइंड बाय होम सच कोस्ट टू बी पेड, जो रकम पे की जाती है उसे, और वो भी रकम दे सकती है जो कि एक्सपेंस वगैरह कट हुए हैं, जो भी एक्सपेंस आए हैं वो भी उसे लेकर दिए जा सकते हैं टू वट एक्सटेंट, और उससे ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। यानी कि अगर वो सपोज नहीं करता एट एनी स्टेज देयर टू बी पेड, और उसे किसी भी वक्त पे करना पड़ सकता है। द कोर्ट में गिव डायरेक्शन टू द सेट ऑफ कोस्ट बिटवीन द पार्टीज़। कोर्ट क्या कर सकती है, सेट ऑफ यानी कि कोस्ट के पार्टीज़ के दरमियान कोस्ट को ख़त्म भी करने की
पावर भी रखती है कि अगर कोई भी पार्टीज अगर कोस्ट की डिमांड कर रहे हैं तो उसके पास ये राइट है कि वो सेट ऑफ को कर सकती है, कोस्ट को ख़त्म कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। Where the code directs to the coast shall follow the event, it means the unsuccessful party must pay the successful party cost। अगर कोड डायरेक्शन दे कि जो हमारी प्लेंटिफ है उसको डिफेंडेंट पे करे, यानी कि जो पार्टी हार गई है जो विनिंग पार्टी को पे किया जाए, तो ये भी कोर्ट ऑर्डर करती है। जहाँ पे कोर्ट ये देखती है ना कि प्लेंटिफ का कसूर है या डिफेंडेंट का कसूर है, किसका कसूर है, विनिंग पार्टी जो है उसको ऑर्डर करती है जिसको पे करे। समझ आ रही है बात की आपको या नहीं आ रही? मैंने आपको यहाँ 3 कोस्ट बताई हैं। एक स्पेशल कोस्ट है, वो तब दी जाती है जब हमारे जो प्लेंटिफ है खुद ही रॉन्ग डूपर है, ये प्रूव हो गया है कि उसने गलती की है, तो उसको स्पेशल कोस्ट लग सकती है, ठीक है, कोर्ट कर सकती है क्योंकि उसने टाइम वेस्ट किया है, फाल्स वैक्सीशियस की है। और अर्जेंट कोर्ट वो है जब को उसे अर्जेंट किया जाता है, उसे बुलाया जाता है और वो नहीं आता, उसे पर एनम फाइन कर दिया जाता है और वो एप्लीकेशन कुछ ग्राउंड से बताता है तो ठीक है, अदरवाइज कोर्ट वो है वो अर्जेंट कोस्ट को करते हुए डिसीजन दे देती है। और डिसीजन यही होता है कि हमारे पास ये 35 एक अर्जेंटमेंट कोस्ट को डील करता है कि जब डिफेंडेंट है वो नहीं कोई रिस्पॉन्स करता। स्पेशल कोस्ट का भी आपको पता लग गया, और उसके अलावा जनरल कोस्ट का तो आपको पता लगी कि ये विनिंग पार्टी को दी जाती है। जनरली कोस्ट विनिंग पार्टी को दी जाती है, अर्जेंटमेंट कोस्ट अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो दी जाती है, और स्पेशल कोस्ट अगर वो खुद ही रॉन्ग डू है तो दी जाती है। जनरल प्रोविजन यही है कि इसमें अपील फाइल नहीं हो सकती। 35 स्पेशली प्रोसीडिंग्स इंक्लूड सूट रिव्यू रिवीजन इसमें हो सकती है, 35 में हो सकती है, 35 में नहीं हो सकती, 35 में नहीं हो सकती, 5A में हो सकती, 35B में अभी हमने डिस्कस नहीं किया तो वो देख लेते हैं क्या है। आगे मीनिंग ऑफ द कोस्ट अगर मैं बात करूँ तो ऑल रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड, अब मैं सबका आपको थीम बता रही हूँ यहाँ पे। ऑल रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन लिटिगेशंस इंक्लूडिंग कोर्ट फीस, लॉयर फीस, प्रोसेस फीस, विटनेसेस एक्सपेंसेस एटसेट्रा, ये तमाम एक्सपेंसेस जो डाल के वो हमारी कोस्ट बनती है, ठीक है। इसमें हमारी लॉयर्स की फ़ीस आ जाती है, हमारी प्रोसेस फ़ीस आ जाती है, हमारे विटनेसेस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, इन सब को इंक्लूड करके हमारी जो फीस बनती है दैट इज़ कॉल्ड कोस्ट। डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट, द अवार्ड ऑफ द कोस्ट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, जो कोस्ट है वो ऑटोमेटिक नहीं दी जाती। इट डिपेंड्स ऑन द जुडिशल डिस्क्रिशन, ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कोर्ट अपनी मर्जी से अपनी पावर को यूज़ करते हुए देती है। ऑटोमेटिकली नहीं दी जा सकती कि वो खुद ही प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट को जाके डिफेंडेंट जाकर प्लेंटिफ को कहे कि मुझे मेरी कोस्ट दो, ऐसे नहीं होता। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है और वो खुद डिसाइड करती है कि देनी है या नहीं देनी। पार्टियाँ खुद से मुतालबा नहीं कर सकती एक दूसरे से, कोर्ट से कह सकती हैं लेकिन खुद से एक दूसरे से थ्रू द गाइडेड बाय द फेयरनेस, ताकि हमारा इंसाफ को मुहैया किया जा सके। कोर्ट ने उसी को देनी है जिसका उसी से लेनी कोस्ट होती है जिसका कसूर हो, ठीक है, उससे नहीं लेती जिसका कसूर ना हो। तो ये पार्टीज खुद नहीं डिसाइड करती है, कोर्ट डिसाइड करती है। इट इज़ अ पावर ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर टू द कोर्ट। कोस्ट फॉलो द इवेंट, द जनरल रूल यही होता है, द पार्टी हु लॉसेस मस्ट बी ए कोस्ट ऑफ द पार्टी हु विंस, यानी कि जनरल रूल यही देखा जाता है कि जो पार्टी हारती है वो विनिंग पार्टी को देती है, ठीक है। पर्पज इसका क्या है, द इंडेमनीफाई द सक्सेसफुल लिटिगेटेंट एंड द डेटेंट पार्टीज फॉर द फाइलिंग बेसलेस सूट और डिफेंसेस। इसका मतलब ये होता है कि फेयरनेस का जा सके, इंडेमनीफाई किया जाए, क्योंकि जब भी कोई पर्सन कोई कोर्ट में आके केस करता है तो इसमें ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी का राइट बनता है। जब राइट की वायलेशन होती है तो ज़ाहिर सी बात उसने राइट ले तो लिया अपने, लेकिन उसकी जो एक्सपेंसेस वगैरह आए हैं वो भी तो उसका लॉस हुआ है ना। तो इस वजह से कोर्ट क्या करती है, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करते हुए अपने कोर्ट को जस्टिस को कह लें कि कॉमन करते हुए, या फिर यानी कि हर पर्सन के लिए इंसाफ लेना आसान हो, तो उसके जो एक्सपेंस वगैरह हैं जो बियर किए होते हैं वो रिटर्न करवाने के लिए कोस्ट जो है वो पार्टी को देनी पड़ती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है हमारे कोस्ट को डिस्कस करना। तो आज मैंने आपको कोस्ट पढ़ा दिया है, तो आगे हम 35 एंड 35A को मज़ीद देखते जाएंगे। अगर एग्जांपल देख लेंगे, इफ़ ए सूज बी, अगर ए जो बी को सू करता है 1 मिलियन के लिए एंड विंस और जीत जाता है, द कोर्ट में ऑर्डर बी टू पे नॉट ओनली द डिक्री अमाउंट बट आल्सो अ कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। गॉट इट?
बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि अगर सूट है हमारे पास 1 मिलियन का, ठीक है, ए ने सू किया है बी को, ए ने बी को सू किया है कि इसने मेरे 1 मिलियन रुपए देने हैं, जबकि जो ए हमारा है वो सही क्लेम कर रहा है, उसका क्लेम बिल्कुल राइटफुल है, उसका राइट है, इसने रिकवर करवा रहे हैं। तो कोर्ट क्या करेगी, उसको ना तो सिर्फ 1 मिलियन लेके देगी, जो उसने कोर्ट फी लगाई है, लॉयर फीस दी है, जो विंटेंस एक्सपेंसेस आए हैं, वो सब भी उसे लेकर देगी, बिकॉज कोर्ट को पता है कि जस्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इसलिए दी लेकर दी जाती है ताकि जो हमारी जो पार्टी जो हारती है इस केस में, उसकी पनिशमेंट होती है इस बात की, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे कोई वो इम्प्रिजनमेंट तो हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कंपनसेशन की बात कर रहे हैं। तो जो हमारी सिविल प्रोसीडिंग है उसमें द मोस्टली कोस्ट की पनिशमेंट कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो आप यूँ कह लें कि हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं, तो हम कोस्ट को ऐसा पनिशमेंट डिक्लेयर करेंगे, सही है, समझ आ गई बात की। तो ये कोस्ट पे वैसा पनिशमेंट दी जाती है, इसमें कोई स्पेशल इम्प्रिजनमेंट नहीं होती। अगर इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो वो हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे चल जाएंगे, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग, वी आर नॉट रीडिंग हियर द पीपीसी, वी आर रीडिंग हियर द सीपीसी, ठीक है, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं, तो हम इम्प्रिजनमेंट की बात नहीं करेंगे, हम जस्ट पनिशमेंट कोस्ट को डिस्कस करेंगे। तो आगे एसेंस ऑफ द सेक्शन 35 एंड 35A, द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन इज टू फॉल the reimburse the successful litigant for the expenses of the litigation, that discourage the dishonest and fileless and litigations, and the imposing the financial penalties on the parties who misuse the court process। ओके, इसमें ये बात हो रही है कि इसका तो ये मतलब है कि जो एक्सपेंसेस वगैरह वो लेके देना और फेयर करना, डिस्करेज करना डिसऑनेस्ट फाइलर्स को कि जो फाइनेंशियल पेनल्टीज दी जाती हैं ताकि वो कोर्ट का मिसयूज़ ना करें। ये बात प्लेंटिफ की हो रही है, सेकंड में बात प्लेंटिफ की हो रही है, फर्स्ट में बात डिफेंडेंट की हो रही है, ठीक है। डिफेंडेंट की बात इस तरह हो रही है ना कि अगर प्लेंटिफ यहाँ पे गलत है, उसने मिसयूज़ किया है, तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट कॉस्ट दे दी जाती है, और अगर रिम्बर्समेंट लिटिगेंट कोर्ट एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो फिर वो कॉस्ट जो है वो हमारे डिफेंडेंट को पे करनी पड़ती है, अदरवाइज नहीं तो प्लेंटिफ देता है अगर वो गलत हो। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बात करूँ 35 है ऑर्डिनरी लिटिगेशन कॉस्ट, 35 जब वो ऑर्डिनरी लिटिगेशन कॉस्ट है, तो उसने पहले बात की थी पेकुनरी कोर्ट जुरिसडिक्शन को बार नहीं लगाता कि आपने नहीं देनी, आपने जितनी कॉस्ट बनी आपने पार्टी को लेकर देनी है, विनिंग पार्टी को। तो अगर 35 की बात करूँ, एडजस्टमेंट कॉस्ट टू द पार्टीज फॉर द डिलेइंग द सूट प्रोसीडिंग, 35 है डिलेइंग प्रोसीडिंग के बारे में डिस्कस कर रहा है, एडजस्टमेंट कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 ही सेक्शंस डील करने थे, 35A। तो आई होप आपको समझ लग गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं आपको कोस्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ कि हमारी कोस्ट, हमारी जो कंपनसेशन है, ये 2 तरीके से होता है ना। एक कोस्ट वो होती है जो हमारी कोर्ट लॉयर्स की फ़ीस होती है, कोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं, विटनेसेस एक्सपेंसेस होते हैं, ये कोर्ट डिसाइड करती है कितनी देनी है डिस्क्रिप्शन। 35 पे जो है वो कंपनसेटरी है। कंपनसेटरी इस तरह है, एडजस्टमेंट कॉस्ट ये है कि अगर जो हमारी पार्टी प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है, तो हमने क्या करना है, उसे डिफेंडेंट को लेकर देना है प्लेंटिफ से, ठीक है, क्योंकि प्लेंटिफ ने गलत मिसयूज़ किया है, इसे कंपनसेशन लेके देना है। उसने डिफेंडेंट का भी टाइम वेस्ट किया है, उसने कोर्ट का भी टाइम वेस्ट किया है, उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। और जो कॉस्ट है और जो एडजस्टमेंट कॉस्ट बात कर हम पहले कर रहे थे, वो हमारी जो कोर्ट है वो स्टेट ऑफ बैंक को भी देखते हुए टाइम टू पास ऑर्डर कर सकती है, डिग्री पास कर सकती है। तो ये बात ये हो रही है कि कोस्ट जो है ये बेसिकली एक पनिशमेंट कंसीडर की जाती है इन सिविल कोर्ट, ठीक है। तो अब आपने यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना कि हम कोस्ट को क्यों डिस्कस करते हैं सीपीसी में। हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि जो हमारे कोर्ट का टाइम है वो उससे हम बचा जा सके। कोर्ट का जो टाइम है वो बहुत कीमती है, कि एक कोर्ट के अंदर बहुत से एट अ टाइम केसेस चल रहे होते हैं, तो हर किसी को जस्टिस चाहिए। तो कोर्ट ने जस्टिस देने के लिए एक पनिशमेंट रखी हुई है कि अगर कोई पर्सन टाइम वेस्ट करेगा या खुद गलत बयानी करेगा कोर्ट के साथ, तो उसे कंपनसेट करना पड़ेगा।
पार्टीज खुद भी क्लेम करती हैं कि हमें कोस्ट देकर दी जाए। वो जब प्लेन बनाती है तो उसके साथ वो लिखती हैं क्योंकि वी हैव अ राइट, सो वी नीड टू द कोस्ट। जो भी कोस्ट हमारी लगी है हमें रिटर्न की जाए और हमें इंसाफ लेके दिया जाए। ये पार्टीज खुद भी क्लेम करती हैं, ये नहीं कि नहीं करती। समटाइम कोर्ट के पास ये पावर होती है, अगर कोर्ट को लगे कि ये ठीक है, इसका राइट है, ये विनिंग हो गया, ये पार्टी विनिंग है, तो वो क्या करती है, वो कोस्ट देती है लेकर। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं विनिंग नहीं है, गलत है, तो फिर कोर्ट जो है वो कंपनसेट करवाती है टू द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को कहती है कि इसने मिसलीनियस प्रोसीडिंग की है, ठीक है। तो आपने पहले पढ़ा होगा, पहले लास्ट वीडियोस में लास्ट ईयर में एक टॉपिक हमने पढ़ा था मिसलीनियस प्रोसीडिंग का, अगर आपको याद हो। उसमें ये होता है कि कोई पर्सन दूसरे पर्सन से क्या करता है, उसका डिफेम करता है या कुछ ऐसा केस उसके खिलाफ इंस्टीट्यूट करवा देते हैं जो कि वो हकीकत में ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो जस्ट कंपनसेशन लेना चाह रहा होता है या फिर कोर्ट का टाइम वेस्ट करना चाह रहा होता है, पार्टी को नुकसान होता है, पार्टी का टाइम लगता है। मिसलिनियस प्रोसीडिंग वगैरह आपको याद हो तो हमने यही पढ़ा था। तो सेम इसी तरह अगर मिसलिनियस प्रोसीडिंग की बात करें, अगर कोई पर्सन ऐसी कोई मिसलिनियस प्रोसीडिंग करता है तो उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, और ये कोर्ट सेट करती है, और ये कोर्ट जो है वो अपनी अपनी पिक्यूनरी पावर को यूज़ करते हुए कंपनसेट करवाती है, ठीक है, जितनी उसकी जुरिस्डिक्शन उस हिसाब से। जबकि हमारी कोस्ट जो है वो, अगर वो कोस्ट को देखे तो वो कोस्ट जितनी मर्जी, चाहे 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितनी उसे चाहे, वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को उस पर बार नहीं है, वो कोस्ट को लेके दे सकती है। जब कंपनसेशन पे थोड़ी बार लग जाती है क्योंकि उसने उसे ज़्यादा कंपनसेशन लेकर नहीं देना। और पार्टीज भी जो क्लेम करती हैं, पार्टीज उतना क्लेम करती है जितना कि उनका लॉस हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जस्टिस जो है वो जस्टिस सबके लिए, जितनी उसने मिस्टेक है उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है। तो मज़ीद आगे आपने इसको देखते जाना है, यानी कि अपने नॉलेज के लिए इसके आप जितने ज़्यादा इंफॉर्मेशन में, जितने ज़्यादा आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे उतनी ज़्यादा आपको मिलती जाएगी कोस्ट के बारे में। लेकिन बेसिकली यही है कि कोस्ट एक एज अ पनिशमेंट ली जाती है सीपीसी में, सही है। तो इंशाल्लाह हम मज़ीद इंटरेस्ट पे वीडियो बनाएंगे। तो पहले हम 34 आपका रहता है वो मैं करवा देती हूँ, पहले हमने 35 को देख लेना है कि 35 में हमने पढ़ा है कोस्ट को, ठीक है। कोस्ट होती है, ये हमारी पनिशमेंट होती है गलत बयानी करने पर, और या फिर जवाब ना देने पर, तब भी हमें कोस्ट फी देनी पड़ती है, या फिर जो पार्टी जीत जाती है उसे कोर्ट फी देनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। तो कोस्ट का आपको पता लग गया होगा ये बेसिकली है क्या अपने आप में। तो अल्लाह हाफिज़।